हरिओम, ओमानंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत लिंगीय पहचान और लिंग संबंध के विषय में किस प्रकार से एक उत्तम व्यवहार, एक उत्तम क्रिया, एक उत्तम ज्ञान, एक उत्तम सोच, एक उत्तम समाज को बनाया जाए, इन पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए हम अपना विचार आपके बीच में रखेंगे। यानी यहाँ पर हमने बताया, लिंगी पहचान के अंतर्गत आपको बताया जा चुका है कि स्त्री पुरुष की पहचान कैसे होती है। प्राकृतिक रूप से यानी शारीरिक बनावट के, संवेगों के रूप से, बोली के रूप से, भाषा के रूप से, और कार्य के क्षेत्र के रूप से, घरेलू सामाजिक पहलुओं के रूप से भी देख कर सकते हैं। सब लिंगी पहचान के बारे में, स्त्री पुरुष की पहचान किन तरीक़ों से, कार्य के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, शिक्षा में भी सब बताया जा चुका है कि इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम स्त्री पुरुष का पहचान करते हैं। दूसरा हमने बताया था पिछले वीडियो में लिंग संबंध, यानी स्त्री पुरुषों के बीच में संबंध कैसा होता है। हालांकि स्त्री पुरुष के बिना तो समाज बनता ही नहीं, फिर भी इन संबंधों के अंतर्गत मैंने कुछ पहलुओं पर महिलाएं प्रथम है, पुरुष द्वितीय है, और कुछ संबंधों के अंतर्गत पुरुष प्रथम है, महिलाएं द्वितीय हैं। तो इसमें भेदभाव की स्थिति है, परंतु दोनों के संबंध से ही समाज बनता है। शारीरिक संबंध, कार्य का संबंध, आर्थिक संबंध, सोच का संबंध, संवेगों का संबंध, इच्छाओं का संबंध, अनेक संबंधों के बारे में भी विशेष रूप से डिटेल में चर्चा की जा चुकी है। प्ले लिस्ट में आराम से जाइए, चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में इस विषय का पूरा वीडियो ही पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग इन दोनों परिस्थितियों में जो पूर्वाग्रह या अनावश्यक रूप से अनौचित यानी बिना उचित के ही बहुत सारी धारणाएं हैं, उन धारणाओं को किस प्रकार से दूर करते हुए हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ क्रिया, स्वस्थ सोच को हम जन्म दे सकते हैं, उन्हीं सब बहल बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला इसमें है प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक रूप से जो स्त्री पुरुष की पहचान है कि स्त्रियों को भगवान ने दूसरे ढंग का बनाया, पुरुषों को भगवान ने दूसरे ढंग से बनाया। ये जो प्राकृतिक पहचान है, यह प्राकृतिक पहचान ने यह नहीं कहा है कि यह पहचान या यह अंतर हर जगह बनाया रखा जाए, ऐसा नहीं कहा है, बल्कि जिस तरह से प्रकृति ने हमको पहचान दिया है, उस पहचान के अंतर्गत उसका व्यवस्थित और उत्तम स्वरूप, उत्तम व्यवहार को हमें जन्म देना चाहिए। महिलाओं का अगर प्राकृतिक रचना दूसरी है, पुरुषों की प्राकृतिक रचना दूसरे ढंग की है, तो इससे सिद्ध होता है कि पुरुष का उत्तम स्वरूप दूसरा होगा और स्त्री का उत्तम स्वरूप दूसरा होगा। अगर एक ही समाज में दोनों रहते हैं तो प्रकृति जब दोनों लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराई है, प्रकृति दोनों के संग समान व्यवहार कर रही है, तो समाज को भी चाहिए कि स्त्री पुरुष को सामाजिक विकास में प्राकृतिक रूप से या सामाजिक रूप से वातावरण का स्वस्थ निर्माण करे, ताकि स्वतंत्र रूप से दोनों प्रकृति के अंदर अपना विकास कर सके। ऐसी सोच धारणा को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है संवेगात्मक। महिलाएं ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, संवेगों को ज़्यादा वो समझती हैं। प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सब संवेग हैं। उसी तरह से पुरुष के अंदर भी संवेग होता है। थोड़ा पुरुष के अंदर क्रूरता अधिक होती है, क्रूरता का यानी निर्दयता का संवेग या कठोरता का संवेग अधिक होता है। महिलाओं में यही संवेग का होता है जरूर, लेकिन दूसरे तरफ उनकी कठोरता का प्रवृत्ति होती है। महिलाएं महिलाओं के प्रति कठोर होती हैं और पुरुष महिलाओं के प्रति संवेगात्मक रूप से मुलायम होता है। ये जो दोनों संवेगों की परिस्थितियां हैं, इन संवेगों के अंतर्गत हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संवेग, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं सही दिशा में हो। स्त्री के लिए पुरुष की सही दिशा में संवेगों का विकास करें, महिलाओं का भी पुरुषों की दिशा में सही संवेगों का विकास करें। यानी दोनों में उचित संवेगों का अगर बढ़ावा दिया जाए तो हमारा एक स्वस्थ समाज बन सकता है। यानी पहचान के संग संग उचित संबंध को बढ़ावा दिया जा सकता है। तीसरा है क्षेत्र। जैसे महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर ज़्यादा है, पुरुष का कार्य क्षेत्र समाज ज़्यादा है, लेकिन घरेलू मैटर में भी पुरुष ज़्यादा छेड़छाड़ करता है। अगर बात करें, अगर समाज महिलाओं से भी बना है तो सामाजिक न्याय में कभी पुरुष पूछने ही नहीं जाता महिलाओं से। तो जो कार्य क्षेत्र है, चाहे घरेलू हो चाहे सामाजिक, उनमें स्त्री पुरुष दोनों की अगर सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है या किया जा सकता है। तो इन विचारधाराओं को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी
स्त्री पुरुष की पहचान, उनके बीच संबंधों को स्वस्थ रूप कैसे दिया जा सकता है, मैं इसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही टॉपिक है। अगला व्यवसाय। अगर हम व्यवसाय के दृष्टिकोण की बात करें तो व्यवसाय में जो है जो सामान्य व्यवसाय हैं या ज़्यादातर व्यवसाय पुरुषों के ही हाथ में हैं। महिलाओं को व्यावसायिक दृष्टिकोण से अभी भी बहुत पीछे ही हैं। इनका व्यावसायिक दृष्टिकोण कताई बुनाई कढ़ाई तक ही सीमित है या एक सहयोगात्मक रूप में ही है। महिलाओं का कोई स्वतंत्र व्यवसाय विशेष रूप से नहीं देखा जाता है। तो क्या व्यावसायिक अगर दृष्टिकोण से सब पुरुष का ही वर्चस्व रहेगा तो जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर या संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक समाज में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अतः व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी इनके लिए आरक्षित व्यवस्था करनी चाहिए या सामाजिक रूप से व्यवस्थित करनी चाहिए या समाज को इनको आत्मनिर्भर बनाने के संदर्भ में व्यावसायिक दृष्टिकोण से शिक्षण प्रशिक्षण इत्यादि को भी बढ़ावा देना चाहिए। तब इनके पहचान के साथ स्त्री पुरुष के संबंधों में स्वस्थ समाज या स्वस्थ स्वरूप बन सकेगा। पांचवा है अवसर। अवसर की हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अवसर पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है कि नहीं, लड़का है पढ़ ले, लड़कियां हैं तो चलो पैसा होगा तो पढ़ाया जाएगा, नहीं शादी ब्याह कर जाए। यानी शिक्षा के क्षेत्र की अवसर की बात आए या नौकरी के क्षेत्र में अवसर की बात आए या किसी अन्य क्षेत्रों में अन्य जगहों पर कार्य करने की अवसर की बात आए तो ऐसे समय भी भेदभाव किए जाते हैं। खास तौर से अवसर के क्षेत्र में इसलिए बाधाएं उत्पन्न होती हैं कि महिलाओं को पुरुष समानता असुरक्षित समझता है। तो महिलाओं के अवसर का सही उपयोग हेतु सुरक्षात्मक सामाजिक वैधानिक व्यवस्थाओं को भी बल देना चाहिए और महिलाओं के नियंत्रण में महिलाएं कार्य करें, ऐसे दायित्व ऐसे क्रियाकलापों को भी समाज में बढ़ावा दिया जाए तो उनका पहचान के साथ स्त्री पुरुष के सामाजिक संबंधों में या सामाजिक परिस्थितियों में अवसर का लाभ उठाने का समान अवसर उपलब्ध हो सकता है। छठवां है सेवा। महिलाएं सबसे ज़्यादा सेवा करती। घरेलू स्तर पर तो माँ की महानता सेवा में ही है। जितनी अच्छी सांसारिक माँ हुई, जितनी भी आध्यात्मिक जगत में माँ का नाम आता है, सब सेवा से ही जानी जाती हैं। फिर भी सेवा के क्षेत्र में इनका पारितोषिक कितना कम है कि जिसका कोई हद नहीं। यानी इनके महत्व को, इनके सेवा के मूल्यांकन का जो पुरुषों ने मूल्यांकन किया हमेशा घटा के किया। सर्विस में भी कम पैसा देना, नौकरी में भी कम पैसा देना, कृषि के कार्य क्षेत्रों में भी कम पैसा देना। पुरुष को ज़्यादा वही दिहाड़ी देगा और महिलाओं को कम देगा। तो सेवा का उचित मूल्यांकन, उचित सम्मान शैक्षिक दृष्टिकोण से भी शामिल करना चाहिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी सरकार को कठोर नियम बनाना चाहिए। तब जो है इनको जो है लिंग पहचान के साथ साथ लिंग संबंधों में बराबर का सम्मान या स्थान प्राप्त हो सकेगा। इस सब के माध्यम से हम स्वस्थ समाज का विकास कर सकते हैं। अगला है संपत्ति अधिकार। आज भी जो है पितृसत्तात्मक, भारत में तो पितृसत्तात्मक परिवार है, विदेशों में भी ज़्यादातर पितृसत्तात्मक ही परिवार है। उसमें क्या होता है, संपत्ति का अधिकार जो है पिता से पुत्र को ही मिलता जाता है। अब पुत्र भले ही कुपुत्र हो तब भी पुत्री को नहीं लोग देते, ये गलत है। यानी अधिकारों में संपत्ति का अधिकार के अंतर्गत उनके त्याग, उनके सहयोग, उनके स्वरूप का भी निर्धारित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति मर गया तो पत्नी संपत्ति से वंचित हो जाए। अगर पत्नी संपत्ति से वंचित हो गई तो वह पुत्री लेके कहाँ जाएगी या पुत्र लेके कहाँ, पुत्र है तो कोई बात नहीं, पुत्री लेके कहाँ जाएगी। या ऐसे परिस्थिति में पुत्री का उसमें आधे का हिस्से बन जाएगा। ऐसा कोई निश्चित और कठोर संपत्ति के संदर्भ में नियम कानून बनना चाहिए। या महिलाओं को भी पुरुषों के समान संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। आज भी इसमें जब नियम आप देखेंगे तो विशेष परिस्थिति में भी पुरुष को ही हमेशा संरक्षण प्रदान किया गया है, जो क्या है, गलत है या उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तब जाकर के लिंग पहचान के अंतर्गत लिंग संबंधों को उचित दिशा, उचित स्थान, उचित सम्मान मिल सकेगा। अगला है शिक्षा। शिक्षा में हम बात करें तो कठोर विषय पुरुष और खराब विषय गृह विज्ञान, समाजशास्त्र या जो विषय सरल है वो महिलाओं के हिस्से में, लोग ऐसी धारणा बनी रहती है। ऐसा ना हो, बल्कि महिलाओं को एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे परिवार में तो दोनों को स्वतंत्र रूप से शिक्षा में इच्छा के अनुसार पढ़ने का अवसर दिया जाता है। इसी तरह से यह धारणा पूरे समाज में भी या अन्य क्षेत्रों में भी फैलाने, समझाने, बताने की बात है, क्योंकि बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। तो शिक्षा में समान रूप से अवसर, स्वतंत्र रूप से विषय का चुनाव इत्यादि के माध्यम से भी इनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि लिंग पहचान के साथ साथ स्त्री पुरुष के संबंधों को उचित दिशा, उचित रूप, उचित व्यवहार दिया जा सके या उचित योग्यता प्रदान किया जा सके। अगला है पांचवा है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब यह है कि लोग कहते हैं
एक पूर्व की धारणा है, जो सोच है कि महिलाओं के पास कम दिमाग होता है और पुरुषों के पास अधिक दिमाग होता है, ये रूढ़िवादिता है। उसी तरह से जैसे अगर कह दिया जाए कि रूढ़िवादिता के अंतर्गत ये भी कहा जाता है कि महिलाएं जो है बस अपना स्वार्थी होती हैं, अपना ही ज़्यादा उल्लू सीधा करती हैं, अपने ही ज़्यादा खाने पीने व्यवस्था करने में लगी रहती है या पैसा चोरी करके रखती रहती हैं। तो जो रूढ़िवादिता है, यह रूढ़िवादिता जो अनावश्यक रूप से है, बिना आधार की है, उन रूढ़िवादिता को दूर करके या उन धारणाओं को दूर करके स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि हमेशा से पुरुष के ही नियंत्रण व्यवस्था में महिलाएं रही हैं, जिसके कारण से सभी व्यवस्थाएं पुरुष अपने ही अनुकूल बनाता चला गया है, जिसके कारण से इनके प्रति रूढ़िवादी भावना बढ़ गई है। उन रूढ़िवादियों को दूर करने संबंधी भी स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु भी सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही प्रमाण, सही आदर्श इत्यादि को भी शिक्षा के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे महिलाओं में बहुत सारी हैं खिलाड़ी हैं, बहुत सारी योग्यता हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे राजनेता हैं, उनके बारे में बता करके महिलाओं के प्रति रूढ़िवादिता की भावना को पुरुषों को अंदर खत्म करते हुए स्वस्थ समाज को बढ़ावा दें। अगला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, जितने भी समाज में न्याय होते हैं, भले ही महिलाओं के संदर्भ में हो या पुरुषों के संदर्भ में हो, महिलाओं के संदर्भ में भी पुरुष निर्णय करता है, पुरुषों के संदर्भ में भी पुरुष निर्णय करता है। जबकि अगर दोनों से समाज बना है तो दोनों का सहयोग, दोनों के आधार पर सामाजिक निर्णय लेना चाहिए या लोकतांत्रिक निर्णय लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो सामाजिक न्याय या लोकतांत्रिक निर्णय के संदर्भ में भी महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी या जजों की बराबर की भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए व्यवस्था विधायिका स्तर पर, न्यायपालिका स्तर पर करना चाहिए, ताकि जो है स्वस्थ लिंग संबंध यानी स्त्री पुरुष में स्वस्थ संबंध सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर, क्रियात्मक स्तर पर किया जा सके। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में आधा महिलाएं हैं, फिर भी लोकतंत्र का जो है नेतृत्व आज भी पुरुषों के ही ज़्यादातर हाथ में है। महिलाएं लोकतंत्र से दूर भागती हैं या वोटों नहीं देने जाती हैं, कहती क्या ज़रूरत है, पैसा मिलेगा। यही कारण है कि जो आज भी जो है महिलाओं को, जहाँ लोकतंत्र के अंतर्गत जहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सक्रिय रूप से होती है, वहाँ पर आज भी इनकी भूमिका बहुत कम है। वो तो आरक्षण के कारण से थोड़ा आ गई हैं लोग, नहीं तो बिना आरक्षण में पुरुष ही हावी रहता। तो ऐसा ना हो, बल्कि 50-50% आरक्षण हो लोकतंत्र के नेतृत्व या दिशा निर्देशन में। इस प्रकार से जैसे जनरल वालों में जो आरक्षण है वो उसमें आधा महिलाएं हो, जो ओबीसी को आरक्षण है लोकसभा सीटों में उसमें ओबीसी में आधा महिलाओं को आरक्षण हो। उसी तरह से एसटी एससी में भी जब महिलाओं का आधा आरक्षण होगा तब क्या होगा, वो अपना प्रतिनिधित्व, अपनी आवश्यकता, अपनी समस्याएं या पुरुषों द्वारा अन्य होते हुए शोषण या अत्याचार या फिर उनके जघन्य अपराध इत्यादि को देखते हुए, अभी अब मालूम होगा कि कुछ लोगों ने सामूहिक रूप से एक महिला की अस्मत में हाथ डाला था और उसको सब छोड़ दिए। ऐसा दुर्व्यवहार लोकतंत्र में नहीं हो पाएगा। उसके पीछे यही कारण था कि लोकतंत्र में महिलाएं कम थी, उनकी भूमिका या उनका स्वरूप कम था। तो लोकतंत्र में जब समान स्वरूप होगा, समान व्यवहार होगा, समान सहमति होगी, तो ऐसी स्थिति में स्वस्थ लोकतंत्र स्वस्थ समाज को जन्म देगा। अर्थात स्त्री पुरुष की अपनी पहचान के साथ साथ स्त्री और पुरुषों के बीच स्वस्थ संबंध को बढ़ावा मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो 2-4 बार सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए या याद कर लीजिए, आपके काम आ जाए। आपकी सफलता हमारी पहचान है, हमारा ज्ञान है। हरिओम।